लोग कक्षा 10 के साइंस में फिजिक्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। इससे संबंधित कुछ वीडियो हम लोगों ने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे दर्पण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, इन सभी को हम लोग अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहले इसे पढ़ने से पहले हम अपनी कुछ बातों का रिवीजन कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अर्थात जो सरफेस होता है वह क्या होता है, गोलीय होता है, अर्थात स्फेरिकल होता है, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद मैंने गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। इसे उत्तल दर्पण को अभिसारी तथा अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया था कि जब किसी दर्पण की परावर्तक सतह जो हो वह दबी हुई हो, अर्थात प्रकाश का परावर्तन जो हो वह दबे हुए भाग से हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण में जो पालिश लगी हुई होती है वह उभरे हुए भाग पर लगी होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसका मैंने बताया था कि जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, अर्थात पालिश जो लगी हो वह दबे हुए भाग में लगी हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग इस दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंध रखने वाले अर्थात गोलीय दर्पण से निकलने वाली डिफिनीशन क्या होती है। तो उनके कुछ मुख्य पार्ट हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होता है दर्पण का ध्रुव अर्थात पोल ऑफ मिरर। इसे हम P से डिनोट करते हैं और यह जो होता है दर्पण के परावर्तक भाग का मध्य बिंदु होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई दर्पण है और इस दर्पण का यह परावर्तक सतह है, तो इस सतह के जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम दर्पण का पोल अर्थात दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। P मतलब P से ही इस पोल को दिखाते हैं। अब आते हैं वक्रता केंद्र। जैसे यह दर्पण एक गोलीय दर्पण से बना हुआ है, एक गोलीय कांच से बना हुआ है। जैसे यह दर्पण का गोलीय भाग है मान लीजिए। अब यह दर्पण यहां से यहां तक है, तो इसी गोले से यह दर्पण कटा है यहां से यहां तक। अब यह दर्पण जिस गोले का पार्ट है अर्थात जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को अर्थात सेंटर को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, जिस गोले से अर्थात जिस गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण जो होता है जिस गोले से बनता है उसके सेंटर को अर्थात उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और नेक्स्ट परिभाषा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वैसे तो हम लोग सामान्य रूप से त्रिज्या की परिभाषा क्या जानते हैं, वक्रता केंद्र से गोले पर अर्थात या वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु तक खींची गई रेखा उस गोले की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या जो होती है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर कहते। एक परिभाषा और आपको मिल गया कि दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब नेक्स्ट अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, इसे अक्ष भी कहते हैं। इस अभिलंब को अक्ष भी कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। अर्थात इस प्रकार से यह कोई दर्पण है और यह कोई वक्रता केंद्र है। इस दर्पण से हम वक्रता केंद्र को मिला देते हैं तो इस बिंदु पर यह क्या बनाता है, 90 अंश बनाता। अर्थात इसी को हम अभिलंब कहते हैं। तो गोलीय दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र तक खींची गई रेखा दर्पण के इस बिंदु पर अर्थात यम पर क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यम पर अभिलंब सीएम है। यम पर अभिलंब सीएम है। अब हम लोग नेक्स्ट डिफिनीशन देखते हैं, मुख्य अक्ष अर्थात मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष अर्थात मेन एक्सिस, इसकी परिभाषा आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसे प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। अब यह क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से, ये मान लीजिए दर्पण का ध्रुव पोल ऑफ मिरर है, दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्रुव और P और C से जो रेखा जाती है उसे ही दर्पण का मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का अक्ष मुख्य अक्ष कहलाती है। अर्थात इस दर्पण में मुख्य अक्ष क्या है, PA है। इस दर्पण का मुख्य अक्ष PA है। अब आता है नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग मुख्य फोकस अर्थात प्रिंसिपल फोकस को पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि यदि कोई दर्पण है, ये जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या
अगर उत्तल दर्पण है तो ये दर्पण का ध्रुव है, इसके समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात हम दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें होती हैं वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह परिभाषा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली जो लाइट होती है वह दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु पर मिलती हैं या बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ये जो दर्पण के जिस बिंदु मुख्य अक्ष से होकर जाती हैं वह अवतल दर्पण में होता है और आती हुई प्रतीत होती है वह उत्तल दर्पण में होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग फोकस दूरी अर्थात फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। नेक्स्ट फोकस तल, जैसे यह दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है, ये मान लीजिए एफ है। इस मुख्य फोकस के लंबवत खींचे गए तल को मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस के लंबवत खींचे गए तल को ही फोकस तल अर्थात फोकल प्लेन कहते हैं। परिभाषा क्या है? मुख्य फोकस से गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। दर्पण का फोकस तल कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यह इस प्रकार से होगा, जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है कोई, ये दर्पण का मुख्य फोकस है। अब मुख्य अक्ष के लंबवत हम जो मुख्य फोकस पर तल खींचेंगे वही क्या कहलाएगा? फोकल प्लेन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक, जैसे यह पूरा दर्पण है, जो दर्पण का परावर्तन होगा वह M1 और M2 के बीच से ही होगा। अर्थात ये जो M1 M2 होगा वह इस दर्पण का व्यास कहलाएगा और इसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के इस पूरे व्यास को ही दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अर्थात इस M1 M2 के बीच की सीधी दूरी को, इसी को डायमीटर को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट